नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का टॉप ट्रेंडिंग जीके के इस यूट्यूब चैनल पर। कल से यानी 3 अगस्त से आपका ग्रुप डी का प्रथम दिन का एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अंतिम प्रहर में कहूंगा तो यहाँ पर अपन डेज 19 के तहत जैव प्रक्रम वाला जो बायोलॉजी का चैप्टर है, ग्रुप डी के लेटेस्ट एग्जाम जो लास्ट फेब 2026 तक हुए हैं, 60 प्रश्न पूछे गए हैं अभी 2025 से 26 में। देखते हैं सभी सवाल एक एक करके विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट। एंड तक बने रहिएगा कि किस टाइप से इतने बड़े चैप्टर से 60 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो अपन पूरी सीरीज कर रहे हैं 2525 क्वेश्चंस की, 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 में हुए ग्रुप डी के 101 सेट में पूछे गए सभी सवाल को हमने एनसीईआरटी के 27 चैप्टर में कन्वर्ट किए और उसके बाद उसमें डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह ऐड किया। तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप से भी कर सकते हो। कूपन कोड TGRAM25 यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टाइप से प्रिंट वर्जन भी बहुत कम पेज में अवेलेबल है। मेन पीडीएफ के पेज नंबर 4 में इसके ड्राइव लिंक मिल जाएगी, प्रिंट वर्जन कैसे डाउनलोड करना है। तो अपन चलते हैं चैप्टर पर। इससे पहले अपने लगभग 70% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बाकी जिसने ई बुक ले ली है तो उन्होंने प्रैक्टिस की तो लगभग इनका कंप्लीट हो ही गया होगा। आप बताना प्रैक्टिस कर रहे हो टेक्स्ट बुक वगैरह से तो कितना मॉक टेस्ट में स्कोर बन रहा है। तो आगे बढ़े उससे पहले जो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आज ही टेक्स्ट बुक पास आप ज्वाइन कर ले सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, 2026 में जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर भी आपको एज ए मॉक मिल जाएंगे। फुल टेस्ट आपको मिल जाएगा, सेक्शनल, करंट अफेयर्स बूस्टर, चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट है, विज्ञान एक्सप्रेस महापैक भी इधर अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप पहली बार पास लेते हो तो फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड का। 659 ये प्राइस कब आएगी, जब न्यू यूजर रहेंगे। अब तक आपने उस नंबर से टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है अपने पेरेंट वगैरह से लॉगिन करके, टीटीजी के कूपन कोड से इस प्राइस का फायदा उठा सकते हो। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरुआत करते हैं जैव प्रक्रम चैप्टर का पहला सवाल। पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जीवन प्रक्रियाओं के लिए यहां पर जैसे पर्यावरण अधिकांश पादपों पर आधारित होता है। देखिए इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा अलग था कि एनवायरमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मोस्ट प्लांट। ठीक है, ऊर्जा की पर्यावरणीय स्रोत एक समान है। पर्यावरण कुछ ही पादपों पर आधारित होता है, तो आधारित को है अंडर द कंट्रोल समझिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है, एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्लांट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट है पूछा है, सही है तो सही हो जाएगा। पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है मतलब प्लांट, पौधे पर्यावरण को नियंत्रित नहीं करते हैं, पर्यावरण का ही हिस्से हैं पौधे। जैसे आप पर्यावरण के घटक देखेंगे तो उसमें जैविक और अजैविक दो घटक आते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक में ये पादप है, मनुष्य है, जानवर, ये सारे कुछ आ जाते हैं, शामिल है कवक वगैरह। अजैविक में फिर जल, वायु, मृदा, तापमान, प्रकाश, ये सारे आते हैं। तो पर्यावरण यहाँ पर पादपों पर आधारित नहीं होता है, यानी पादप पर्यावरण को कंट्रोल नहीं कर सकते पूर्णतः, कहने का मतलब यही है जो सही बात है। तो ये बोल रहा है कि पर्यावरण अधिकांश पादपों पर आधारित होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट जब सही होगा तो ये कैसे हो सकता है। ऊर्जा के पर्यावरणीय स्रोत एक समान है, तो ऊर्जा के पर्यावरणीय स्रोत एक समान नहीं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूताप, ये सारी ऊर्जा के स्रोत हैं, सभी एक समान थोड़े ही है। तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कई एक कोशिकीय जीवों में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी चयापचयी अपशिष्ट के निष्कासन का तरीका क्या है। तो एक कोशिकीय जीव जिसमें केवल एक कोशिका है, इसमें मेटाबॉलिक अपशिष्ट के निष्कासन का सही तरीका है एक विसरण प्रक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सरल विसरण प्रक्रम द्वारा एक कोशिकीय जीव अमीबा में पूरा शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है, एक ही सेल है, इसलिए मेटाबॉलिक जो वेस्ट है इसका निष्कासन शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा आसपास के जल में कर दिया जाता है। इन जीवों में उत्सर्जन के लिए कोई जटिल या विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, विसरण एक सरल विसरण से ही यहाँ पर अपशिष्ट है वो निष्कासित हो जाते हैं। विसरण का मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की गति। अब अपशिष्ट ज्यादा हो जाएगा शरीर में तो सांद्रता बढ़ जाएगी और बाहर कम है तो विसरण के द्वारा वो बाहर छोड़ दिए जाएंगे। तो एक कोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान और अपशिष्ट का त्याग दोनों ही विसरण द्वारा संपन्न होते हैं। पादपों में जब जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, जड़ और पत्तियों के बीच की डिस्टेंस, तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दूरी ज्यादा हो गई तो विसरण यहाँ पर अपर्याप्त हो जाता है। यदि जड़ और पत्ती के बीच की दूरी कम हो तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री का प्रसार विसरण द्वारा हो जाता है। जड़ और पत्ती के बीच की दूरी, तो वहां पर जल वगैरह आसानी से पहुंच जाता है विसरण द्वारा। लेकिन दूरी बढ़ जाती है जड़ और पत्ती के बीच में
तो विसरण की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और पूरे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो जाता है विसरण। यही कारण है कि बड़े पादपों में परिवहन के लिए एक सुव्यवस्थित संवहन प्रणाली जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। विसरण से सारी सामग्री जल वगैरह नहीं जा सकता है, पत्ती की डिस्टेंस जड़ से ज्यादा है, तो फिर ये टिश्यू काम में आते हैं। जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम फूड ले जाता है। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिजों का परिवहन करता है और फ्लोएम पत्तियों से जो फोटोसिंथेसिस होकर भोजन बना है वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है पादप कोशिकाएं जंतु पेशी कोशिकाओं जैसी विशेषीकृत प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फीति या संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके। जिस प्रकार आप जंतुओं में देखते हो गति के लिए पेशी कोशिकाएं और विशेष प्रोटीन होते हैं, तो पादप कोशिका, जब पादप कोशिका की बात आती है तो उसमें गति के लिए जल की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। तो जलांश में जल की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो या तो कोशिकाएं हैं भीतर जल जाएगी तो फूल जाएगी, स्फीति आएगी, या फिर पानी सिकुड़ेगी, पानी निकलेगा तो जिसके कारण उसका आकार बदलता है, उसकी गति होती है। तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण आप देखेंगे जो छुई मुई का पौधा है ना, इसमें इसी टाइप की गति होती है जलांश में परिवर्तन की। पादपों में दो प्रकार की गति, एक तो वृद्धि पर आधारित गति जैसे प्रतान का सहारे की ओर बढ़ना, एक वृद्धि से मुक्त गति जैसे उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो कितना किलोजूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होती है 30.5 किलोजूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है एटीपी, ऊर्जा की इकाई है एटीपी, जो करेंसी है, ठीक है। तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का यही सोर्स रहता है। जब जल की सहायता से इसके अंतिम फॉस्फेट, जैसे ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है इसमें, अंतिम फॉस्फेट बॉन्डिंग, तो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जो लास्ट वाला फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उस एक बॉन्डिंग को, अंतिम फॉस्फेट बॉन्डिंग को तोड़ेंगे ना तो ये ऊर्जा निकलेगी 30.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा निकलेगी कोशिका के अंदर। ये एटीपी का जो फॉस्फेट समूह आप तोड़ते हो, कोशिका इस ऊर्जा का उपयोग, जब ऊर्जा इतनी निकलती है, एक फॉस्फेट टूटता है आपका बॉन्ड, तो जैविक क्रियाओं में इनका उपयोग होता है ऊर्जा का, जैसे पेशी संकुचन हो गया, प्रोटीन संश्लेषण हो गया, तंत्रिका आवेग संचरण हो गया, इन सभी में। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं और ये एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट के मिलने से बनता है एटीपी। तो ये डाइफॉस्फेट है, इसके साथ एक और फॉस्फेट ऐड हुआ तो ट्राइफॉस्फेट हो गया, ठीक है। और यहां पर ये टूट रहा, मतलब पहले 3 फॉस्फेट था, अब 2 फॉस्फेट है, एक बंड टूट गया फॉस्फेट का, तो टूटने पर ये इतनी एनर्जी फ्री हो रही है, ठीक है। अगला सवाल, एल्वियोली के एक व्यापक नेटवर्क से घिरी होती हैं जहां किसका आदान प्रदान होता है? एल्वियोली की बात करें तो फेफड़ों में मौजूद होती है एक छोटी वायुथैलियां होती हैं। वायुथैलिया एल्वियोली होती है एक तरीके से वह स्थान जहां O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? एल्वियोली तक पहुंचती है। तो एल्वियोली की बहुत पतली दीवारें होती हैं, उनसे ऑक्सीजन फिर ब्लड में चली जाती है और ब्लड से जो CO2 होती है वापस एल्वियोली में आ जाती है। तो इस प्रकार O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है यहाँ पर। तो एल्वियोली में व्यापक नेटवर्क किसके? केशिकाओं के व्यापक नेटवर्क है, ठीक है। केशिकाओं के व्यापक नेटवर्क से घिरी होती है जहां गैसों का CO2 O2 का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़ों के भीतर श्वसन नली छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित आगे होती है, फेफड़ों में श्वसन नली, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना वही आपकी कोशिका है, वो एल्वियोली है। तो एल्वियोली में समाप्त होती है। ये एल्वियोली रुधिर कोशिकाओं के घने जाल से घिरी होती है क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है। तो एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाएगी? केशिकाओं के द्वारा। तो केशिका एक ब्लड कैपिलरीज होती है, रुधिर केशिका होती है जो घने जाल होता है इनका, जहां विसरण के माध्यम से रक्त और वायु के बीच ऑक्सीजन और CO2 गैसों का आदान प्रदान होता है। तो एल्वियोली यानी कुपिका ये गैसों के विनिमय के लिए एक विशाल सतह क्षेत्र प्रदान करती है। यदि मानव फेफड़ों की सभी कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए ना तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र घेर सकती है। तो कितनी छोटी पतली ये होती है और इतना क्षेत्रफल ये घेर देती है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? अस्थमा की बात करें, दमा की बात करें तो एक श्वसन संबंधित बीमारी है जिसमें जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स है, वायु मार्ग में कहूंगा, इसमें सूजन आ जाती है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स, और वे संकीर्ण हो जाते हैं सूजन आने से। इसके कारण श्वसन नली में अतिरिक्त बलगम बनता है जिससे सांस लेने में कठिनाई, घबराहट और खांसी होती है। तो ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स होते हैं श्वसन तंत्र में, अस्थमा को ये भाग ही प्रभावित करते हैं इसमें सूजन आने से। तो श्वसन मार्ग का क्रम ये है, जैसे नाक का आपका नासाद्वार है,
फिर आपके ग्रसनी से कंठ से होते हुए श्वास नली, श्वास नली में आपकी ये ब्रोंकाई यानी श्वसनी है, और ब्रोंक्यूल्स यानी श्वसनिका है, और श्वसनिका श्वसनिका फिर वो कुप्पिका में खोल रही है जिसमें गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर रहती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो श्वसनी और श्वसनिका इन दोनों में सूजन आने से ये अस्थमा की बीमारी होती है। श्वसनी और श्वसनिका हो जाएगा। मानव रक्त में प्लाज्मा का क्या कार्य है? प्लाज्मा ये भोजन, CO2 और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। प्लाज्मा होता है वो एक लिक्विड भाग होता है, तरल भाग होता है। लगभग 55% ब्लड में तरल भाग है, 55% प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में घुली हुई होती है अवस्था में ग्लूकोज, एमिनो एसिड एक तरीके से भोजन होता है, CO2 होती है और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो चूंकि CO2 जल में अधिक घुलनशील है इसलिए इसका परिवहन प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में ही होता है। तो ये तरल भाग होने से मानव रक्त में प्लाज्मा का कार्य है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ हैं। अब डायरेक्टली अपशिष्ट पदार्थ जो कठोर होते हैं भोजन वगैरह, तो ये तरल फॉर्म में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो तरल फॉर्म जो प्लाज्मा है उस पर ये उसमें घुले हुए रहेंगे तो तभी परिवहन उनका संभव हो पाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्त के मुख्य घटक के कार्य की बात करें, प्लाज्मा भोजन, CO2 और अपशिष्ट का परिवहन करता है। RBC ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती है। WBC ये संक्रमण से रक्षा करती है, आपकी प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का जमता है इसकी वजह से, ठीक है। अगला सवाल, कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर विघटित करते हैं। तो अपन मानव क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर ही तो ग्रहण करके विघटित करते हैं और इसे पोषण कहते हैं। ये किस टाइप का पोषण है? ये प्राणी संभोजी पोषण है। वो ये प्रक्रिया जिसमें जीव जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करेगा और फिर शरीर के भीतर एंजाइम की सहायता से उसका पाचन होता है। तो प्राणी संभोजी है। अन्य जैसे प्राणी संभोजी की बात करें तो मानव, अमीबा, जितने भी अधिकांश जंतु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। मर्तोपजीवी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करेंगे जैसे कवक है। परजीवी दूसरे जीव यानी मेजबान को नुक्स मारे बिना उनसे पोषण लेंगे जैसे अमरबेल है, जू है, ये परजीवी है। अगला सवाल, बहुकोशी के जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है? इसका कारण है बहुकोशी के जीव हैं तो शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। जैसे मनुष्य बहुकोशिकीय है, पादप हो गया। शरीर का आकार बहुत बड़ा है, संरचना अत्यंत जटिल है। सभी कोशिकाएं बाहरी पर्यावरण के डायरेक्टली संपर्क में नहीं होती है। कोशिकाएं सरल विसरण की गति बहुत धीमी हो गई, इसलिए वो शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन केवल विसरण द्वारा होता ना, तो फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक, लंग से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन के एक अणु को पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता, केवल विसरण से ये प्रक्रिया होती। तो इसलिए जटिल जीवों में श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन और परिसंचरण तंत्र विकसित होते हैं, उसी के साथ ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? तो यहां पर बात हो रही है स्वांगीकरण की, ठीक है। तो स्वांगीकरण में उपयोग हो रहा है अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होकर फिर उनका उपयोग होना, यह स्वांगीकरण हो जाएगा। पोषण की प्रक्रिया के 5 मुख्य जो चरण होते हैं, जैसे पहले तो आपने भोजन अंतः ग्रहण किया, फिर उसका पाचन हुआ, पाचन होकर उसका अवशोषण हुआ यानी ब्लड में गया और फिर उनका उपयोग होना, वो स्वांगीकरण हो जाएगा। और बहिक्षेपण, तो जो अनुपयोगी है, अपशिष्ट है, वो बहिक्षेपण है। स्वांगीकरण एक तरीके से वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित पोषक तत्व, जो आपने पोषक तत्व है ब्लड में ले लिए, अवशोषित कर दिए, जो छोटी आंत में विल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है वहां से अवशोषण हो जाता है। इनका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, इनका अवशोषण हो गया तो फिर ऊर्जा प्राप्त करने में इनका उपयोग होगा। तो ये जो उपयोग हो रहा है, उपयोग ऊर्जा प्राप्त करना, नए उत्तकों का निर्माण है, प्रोटीन का फिर उपयोग मरम्मत करने के लिए हो जाएगा, उत्तकों के निर्माण में हो जाएगा। तो अवशोषित होकर फिर उनका उपयोग हो जाना ही स्वांगीकरण है। अवशोषण प्लस उपयोग। पाचन, जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना। अवशोषित पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना छोटी आंत की विल्ली द्वारा होता है। रक्त का कौन सा घटक? मुख्य रूप से भोजन, ये ऊपर भी सवाल आया है कि ब्लड के घटक में भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन होता है, तो प्लाज्मा में होता है। रक्त जो एक कनेक्टिव संयोजी उत्तक है जिसमें तरल माध्यम होता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। तो 55% जो प्लाज्मा होती है उसी तरल माध्यम में, प्लाज्मा लिक्विड कैसे है? क्योंकि उसमें मुख्य रूप से 90 से 92% प्लाज्मा में जल मौजूद है।
और पोषक तत्व, गैस, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ घुली हुई अवस्था में प्रवाहित हो जाते हैं। तो ये लिक्विड है, तरल भाग है। और बाकी आरबीसी की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन उसमें होता है और ऑक्सीजन के प्रति उसकी बंधुता ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन का परिवहन है इस आरबीसी के द्वारा होता है। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से किडनी तक किया जाता है। ब्लड के प्लाज्मा से अपशिष्ट पदार्थ है ये किडनी तक जाते हैं, जहां उनका फिल्टर होकर फिर मूत्र से वो बाहर हो जाएंगे। जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, पोषण क्यों होता है जीवित जीवों में? उसका प्राथमिक उद्देश्य है बाह्य स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना। पोषण वह प्रक्रम है जिसमें जीव अपने शरीर की वृद्धि, पोषण की आवश्यकता है शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, मरम्मत के लिए, जितनी भी जैविक क्रियाओं के लिए पर्यावरण से ऊर्जा के स्रोत का अंतर्ग्रहण करता है। पोषण का मतलब है कि पर्यावरण से आप भोजन को अंतर्ग्रहण कर रहे हो। जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर आधारित है, इसलिए अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। सजीवों को अनुरक्षण यानी अपने मेंटेनेंस के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है, जो उन्हें पोषण से प्राप्त होती है। ये ऊर्जा शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं के समूह को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चयापचय, जो शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो मेटाबॉलिज्म है, और जिसके लिए कच्ची सामग्री पोषण से ही मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? अब ऑक्सीजन नहीं मिली और श्वसन हुआ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन कहेंगे, तो ये लैक्टिक एसिड बना देगा। जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है, पेशी कोशिकाएं कार्य ज्यादा करती है, उस कार्य के अनुरूप कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा ऑक्सीजन से मिलेगी। ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट है, उनका विघटन करता है, विघटन करके एटीपी के फॉर्म में अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित हुआ तो कार्बोहाइड्रेट का विघटन नहीं होगा, पूर्णतः और पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो अनॉक्सी श्वसन जब हो जाता है, देखिए पाइरुवेट होता है, वो 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का अचानक निर्माण होने से क्रैम्प या जकड़न महसूस होती है, दर्द होता है। जैसे आपने क्या किया, एक लंबे समय बाद एक दिन आपने कोई भी स्पोर्ट्स गतिविधि की है, कोई खेल खेला है, कबड्डी खेला है, क्रिकेट खेला है, और जमकर आपने एक दिन खेल खेला है। अब दूसरे दिन आपके जो मांसपेशी है, पेशियों में दर्द आएगा, एंटन होगा। उसके कारण है कि मांसपेशियों में आपका लैक्टिक एसिड बन गया और वही दर्द का कारण है। लैक्टिक एसिड कैसे बना? आपने एक ही दिन बहुत ज्यादा कार्य किया है, तो कार्य किया तो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए शरीर क्या करेगा? ऑक्सीजन है, उसकी ज्यादा डिमांड होगी, लेकिन ऑक्सीजन तो आपको लिमिटेड ही मिल रहा है, इसलिए वो अनॉक्सी श्वसन हो जाता है और वहां पर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो यीस्ट में अनॉक्सी श्वसन होता है, जिसमें एल्कोहल CO2 प्लस ऊर्जा, ये यीस्ट में अनॉक्सी श्वसन में। वायवीय श्वसन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, इसमें CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा ये प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर यीस्ट में इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा मिलती है। वायवीय श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसके प्रोडक्ट में आपको CO2 जल प्लस ऊर्जा मिलती है। तो अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा कम मिलती है और वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा मिलती है। तो श्वसन की प्रक्रिया को आसानी से इस प्रकार से समझिए कि वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में ये प्रोसेस सेम होता है, जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में बता दें 6 कार्बन अणु होते हैं, पाइरुवेट में 3 होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके कोशिका द्रव्य में होता है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो एरोबिक और एनारोबिक, अवायवीय और वायवीय दोनों में ये प्रथम चरण सेम होगा, इसे ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, जिसमें 6 कार्बन आपका ग्लूकोज है ना, वो 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता कहां पर है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये 6 कार्बन ग्लूकोज और 3 कार्बन पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों ही प्रक्रिया सेम हो जाएगी। अब नेक्स्ट आप वायवीय श्वसन में आएंगे, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय यानी ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर। अब जो पाइरुवेट था, ग्लूकोज से पाइरुवेट में बदला कोशिका द्रव्य में। अब पाइरुवेट जिसमें 3 कार्बन है, इसका विखंडन होगा और आपके CO2 बनेगा। ऊर्जा के रूप में 3 अणु CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के, और ऊर्जा ATP के फॉर्म में आपका निर्माण होगा। तो ये प्रक्रिया होगी पाइरुवेट का, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हुआ, CO2 बना, जल बना और ऊर्जा बनी है। लगभग 36 से 38 ATP ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है। अब यहाँ आप देखेंगे इस चित्र को तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो प्रक्रिया है वायवीय और अवायवीय श्वसन की, यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे आप देखते हो, पहले मैं वायवीय श्वसन की बताऊं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। वायवीय श्वसन होता कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन से क्या बनेगा? CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। अब यहां पर ऑक्सीजन के अभाव में यदि श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन, ये 2 स्थिति है।
देखिए, अवायवीय श्वसन हो कहां पर रहा है, यीस्ट में हो रहा है या फिर हमारी पेशी कोशिका में। यदि अवायवीय श्वसन यीस्ट में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये पाइरुवेट है ना 3 कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाले एथेनॉल में और 1 कार्बन आपका CO2 में आ जाएगा और ऊर्जा बनेगी, 2 कार्बन अणु इधर बन रहे हैं CO2, ठीक है, सॉरी एथेनॉल में, ठीक है। अब ऑक्सीजन का अभाव में अवायवीय श्वसन होगा हमारी पेशी कोशिका में, तो ऑक्सीजन कम, तो पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, जिसमें 3 कार्बन होते हैं और ऊर्जा बनेगी। तो ये आपको ग्लूकोज के विखंडन का याद रखना है, ये ग्लाइकोलाइसिस सेम होता है वायवीय और अवायवीय में। उसके बाद आपके माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 जल और ऊर्जा, और पेशी कोशिका में लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनता है, यीस्ट में एल्कोहल बनता है, CO2 बनता है और ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, मनुष्य में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो ये एमाइलेज हो जाएगा। जटिल शर्करा को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए एमाइलेज जिम्मेदार है। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होता है, आपका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब मुख में क्या है, लार है, और लार में ये एंजाइम होता है एमाइलेज। ये एमाइलेज ही सबसे पहले पाचन में स्टार्च जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टार्च जटिल है, इसको सरल शर्करा जैसे माल्टोज में बदल देगा, तोड़ देगा। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है एमाइलेज है। बाद में आंत्र रस के एंजाइम इसे पूर्णतः ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो जटिल को सरल शर्करा में कन्वर्ट करने का काम एमाइलेज कर रहा है, जो मुख के लार में मौजूद है। अब जो अन्य ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। लाइपेज ये इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम। पित्रस ये कोई एंजाइम नहीं बल्कि वसा का इमल्सीकरण, बड़े बूंदों को छोटा करना करता है, पित्रस है। वसा का पाचन में सहायक है पित्रस। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन है। लाइपेज भी इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो पित्रस है, वसा का इमल्सीकरण करेगा, यानी बड़ी बूंदों को छोटा करेगा, वो वसा की बड़ी बूंदे उसको छोटा करेगा, वो इमल्सीकरण है। इसी इमल्सीकृत वसा जिसमें छोटी बूंदे, इसको पाचन करेगा लाइपेज। मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है? वृक्क जो किडनी है उसकी बात हो रही है, ये कहां पर स्थित होती है? तो मनुष्य में वृक्कों का सही जगह है ना, वो उदर में मेरुदंड के दोनों साइड होता है। किडनी है ना, जो जोड़ी होती है, उधर एब्डोमेन अपना है, पेट है। इसके पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी में दोनों ओर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है वृक्क का या किडनी का? तो रक्त को फिल्टर करना, उससे अपशिष्ट को छानकर मूत्र बनाता है। ये वृक्क से मूत्र नलिका निकलती है, जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मानव वृक्क का आकार सेम के बीज जैसा होता है। मानव लार में पाया जाने वाला लाला एमाइलेज, एमाइलेज होता है, ये क्या कार्य करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जो जटिल शर्करा है। तो ये स्टार्च को सामान्य शर्करा में परिवर्तित करता है। और लार ग्रंथि से लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती है, जो भोजन को चिकना नम बनाती है, आसानी से निगल सके इसको। एक शबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है? अब देखिएगा, आयोडीन करता है मंड परीक्षण में काम आता है, मंड या कह दो स्टार्च टेस्ट में, ठीक है। अब किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड हुआ या स्टार्च हुआ तो आपने आयोडीन मिलाया ना, उसका कलर है नीला या काला हो जाएगा, ठीक है, काला नीला कलर हो जाएगा। तो ये जो शबलित पत्ती का उपयोग करके जब स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो पत्ती में मौजूद जो स्टार्च होता है इसका कलर चेंज हो जाएगा। आयोडीन विलयन स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके उसे नीले काले रंग में कन्वर्ट कर देता है। शबलित पत्ती में केवल उन्हीं स्थानों पर रंग बदलता है जहां क्लोरोफिल था और प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च बना। तो एक्चुअली ये एनसीईआरटी के क्रियाकलाप से सवाल है। हमारी जो एनसीईआरटी 9-10 की ई बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज सारा कवर कर रखा है, तो इसमें बता रखा है कि जो छबलित पत्ती होती है, छबलित पत्तियां वे पत्तियां जिसमें हरे और गैर हरे, बिना हरे जैसे सफेद, पीले या अन्य रंग भाग होते हैं। एक ही पत्ती में हरा और सफेद, पीला ये सभी भाग होते हैं। तो पत्तियों का हरा भाग तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गैर हरा भाग क्लोरोफिल रहित होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, मनी प्लांट की पत्ती होती है वो छबलित होती है, अलग अलग कलर में होती है। क्रोटॉन के पौधे की पत्ती छबलित होती है। तो छबलित पत्तियों में फोटोसिंथेसिस केवल हरे भाग में होगा। अब हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होगा क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है, और गैर हरे भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इन पत्तियों का उपयोग फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की भूमिका को सिद्ध करने के लिए, भाई जब क्लोरोफिल है उसमें तो वो भोजन बनाएगी, और उस भोजन की उपस्थिति बाद में टेस्ट करेंगे तो जो छबलित भाग है, हरा भाग है,
उसी का कलर चेंज होगा। ये प्रयोग पत्ती में मंड की उपस्थिति, जैसे हरे भाग में भोजन बना है तो भोजन मंड के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में बना है, इसको जांचने के लिए यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे स्टार्च या फिर मंड परीक्षण के लिए फिर आयोडीन की बूंद डालते हैं, तो जो छबलित पत्ती का हरा भाग है उसी का कलर चेंज होगा, मतलब वहीं पर क्लोरोफिल भोजन बनाया है। तो पत्ती का चयन शबलित को चुना, जिससे हरे और बिना गैर जो हरे भाग स्पष्ट दिखाई दे। पत्ती को अल्कोहल से भरे बीकर में डुबाया जाता है और गर्म किया जाता है, जिससे क्लोरोफिल निकल जाता है और पत्ती का रंग हल्का हो जाता है और अल्कोहल का रंग हरा हो जाता है। पत्ती को आयोडीन के तनु विलीन में डाला जाता है, पत्ती को धोकर रंग परिवर्तन देखा जाता है। पत्ती के हरे भाग नीले काले हो जाते हैं, जो मंड की उपस्थिति दर्शाते हैं, और जो बिना हरे भाग थे भूरे रहते, जो मंड की अनुपस्थिति दर्शाता है। तो पत्ती के जिन भागों में फोटोसिंथेसिस हुआ वहां पर मंड बना, और मंड परीक्षण के लिए आयोडीन की बूंदें जरूरी, वहां पर आयोडीन विलयन की बूंदें डाली तो नीला काला हो गया, इसका मतलब वहां पर क्लोरोफिल था। और जिन भागों में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, मंड नहीं बना, उसमें आयोडीन के साथ वो भूरे रंग के ही रहे। तो यही आपका सवाल था कि छबलित पत्ते का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है। आयोडीन ही तो कलर चेंज करता है, उसको अभिरंजित करता है। नेक्स्ट, जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। ये पोषण कहलाता है। शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को, जैसे पर्यावरण से भोजन ग्रहण करना। पोषण का मतलब यही कि आपने भोजन ग्रहण किया, अब भोजन ग्रहण करने से होगा क्या, उसका उपयोग होगा ना, ऊर्जा में कन्वर्ट होकर फिर उसका उपयोग करेंगे ना अपन, ये प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन ग्रहण करना, फिर शरीर के अंदर उसका ऊर्जा में बदलना, और वो पूरा आपका उपयोग होगी ऊर्जा। तो भोजन ग्रहण करके शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो पोषण में आपके ये करेक्ट है हरे। अगला सवाल, हरे पादपों में फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी घटना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। हरे पादप में फोटोसिंथेसिस की जब रिएक्शन आप नोट करेंगे तो उसमें 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश अवशोषित कौन करेगा, ये करेगा पत्तियों का क्लोरोफिल वाला भाग, ठीक है, जो पर्णहरित है। इससे बनेगा क्या, जैसे इससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6, साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होगी। तो यहां पर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, सूर्य का प्रकाश है ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, सही है। कार्बोहाइड्रेट का विघटन करके ऊर्जा मुक्त करना, CO2 का ये कार्बोहाइड्रेट विघटन करके ऊर्जा मुक्त करना, वो तो शोषण की प्रक्रिया हो जाएगी। ये आपको फोटोसिंथेसिस का पूछा है तो ये गलत बात हो जाएगी, ये तो शोषण में होता है। कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लूकोज है, विघटित होकर पायरुवेट में बदलता है, फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद की प्रक्रिया में वायवीय और अवायवीय शोषण से आपको ऊर्जा मिलती है। पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, देखिए क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थी, ये कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होगी, मतलब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई तो अपचयन हो गया। तो ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो पूछा नहीं होता है वो शोषण वाली बात इन्होंने कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जीवन की परिभाषित विशेषता, जैसे चलने या दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि। देखिए जीवन में श्वसन होता है, कैसे पता चले, जीवन श्वसन कोशिकाओं का आंतरिक रखरखाव है, कोशिकाओं के भीतर आणविक गति होती है, पौधों की वृद्धि संबंधी गति है, ये सभी जीवन है। चलना दौड़ना दृश्यमान गतिविधि है, ये जीवन को परिभाषित नहीं करेगी, लेकिन ये परिभाषित विशेषता नहीं है, क्योंकि एक सोता हुआ जीव या पौधा ऐसी गतियां नहीं करता है। भाई दौड़ना ये सोता हुआ कैसे करेगा, लेकिन ये जो आपने दे रखी है ना यहां पर ऑप्शन में, श्वसन, ये सोता हुआ भी करेगा, ठीक है, फिर भी वो जीवित है। सोता हुआ ये दौड़ता नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो चलता है दौड़ता केवल वही जीवित है। तो इसके लिए अलग है। फिर जीवन के लिए सबसे अनिवार्य है आणविक गतियां, मोलिकुलर गति, जो नग्न आंखों से आपको नहीं दिखती है। देखिए वायरस में तब तक कोई आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी जीवित कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। वायरस बाहर है तो वो निर्जीव है, जीवित कोशिका के अंदर गया तब वो एक्टिव होगा। वृक्काणु जो नेफ्रॉन किडनी में होता है, इसमें कौन से पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन में पुनः अवशोषित होने वाले पदार्थ है आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जल हो जाएगा। जब प्रारंभिक निस्यंद यानी फिल्टर नेफ्रॉन की नलिका से गुजरता है, जब प्रारंभिक निस्यंद नेफ्रॉन की नलिका से गुजरता है तो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण और जल की मात्रा का चयनात्मक पुनरावशोषण कर लिया जाता है।
देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब अपन किडनी की बात करते हैं तो हम जो खाना खाते हैं तो शरीर में खाना खाने में क्या बनता है, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड है, पानी है, लवण है, ये उपयोगी पदार्थ अपन को मिलेंगे। लेकिन शरीर बेकार पदार्थ भी बनाता है, जैसे शरीर में यूरिया बन गया, ठीक है, यूरिक एसिड है, ये बेकार चीजें, और क्रिएटिनिन है, और भी एक्स्ट्रा पानी हो गया, लवण हो गया, ये सारी चीजें जो अपने काम की नहीं है। तो इन पदार्थों को बाहर निकालने का काम किडनी करता है। अब नेफ्रॉन जो इस सवाल में वर्काणु दे रखा है, नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी, मैं कहूंगा, कार्यात्मक इकाई है। जैसे एक किडनी में लगभग 10 लाख, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन पानी साफ करने वाला ऐसे समझिएगा फिल्टर है, और छंटाई करने वाली मशीन समझिएगा आप। अब पूरी प्रक्रिया आप देखेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। वर्काणु में ये चयनात्मक रूप से ये काम की चीजें हैं। यदि फिल्टर में अलग हो गई, भाई इनको वर्काणु किडनी ने यदि अपशिष्ट पदार्थों के साथ अलग कर दिया ना, तो भाई किडनी कहेगी तो काम की चीजें हैं, इनको अपशिष्ट में क्यों डाल रहे हो, वापस अवशोषित करो इनको, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जल, ये तो काम की चीजें हैं। यूरिया काम की थोड़ी है, इनको तो हटाने का ही काम करेंगे ना आप। तो ये थोड़ा करेक्ट आप डायरेक्टली कर देंगे, इस प्रकार थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गलती से ये फिल्टर हो गए, अलग हो गए, तो उनको दोबारा अवशोषित करना पड़ेगा, दोबारा ब्लड में लेना पड़ेगा। तो जल के पुनरावशोषण की मात्रा शरीर में अतिरिक्त जल की मात्रा और घुले हुए अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है कि जल को कितना लेना है, कितना नहीं लेना, कितनी कमी, उसके आधार पर यूरिया को अवशोषित नहीं किया जाता है, क्योंकि तो हानिकारक चीज है, इनको वापस क्यों अवशोषित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है। तो आपने देखा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो चीज हुई थी, पायरुवेट। देखिए ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, 6 कार्बन थे वो 3 कार्बन में बदल गया, वो तो आपके कोशिका द्रव्य में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें नहीं चाहिए। फिर 3 प्रोसेस देखा, एक यीस्ट में होता है, तो यीस्ट में जब किण्वन होगा तो वहां पर एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और साथ साथ में आपका एथेनॉल के साथ में CO2, ये यीस्ट में किण्वन होगा तब। तो किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। 6 कार्बन है, पायरुवेट में बदला है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया। फिर पायरुवेट एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है किसको नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट से चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। तो पुनः अवशोषित में आपने देखा इंपोर्टेंट चीजें करेंगे, ग्लूकोज करेंगे, एमिनो एसिड करेंगे, जल करेंगे, लवण करेंगे। लेकिन यूरिया तो अपशिष्ट है ना, इनको वापस क्यों अवशोषित करेंगे, ब्लड में क्यों डालेंगे, ये तो किडनी ने अलग कर दिया है, अपशिष्ट पदार्थ, इसको हटाओ। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य है ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड, हानिकारक पदार्थ को छानकर बाहर निकालना। शरीर कभी भी यूरिया का पुनरावशोषण नहीं करता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड है, ये बहुत ज्यादा होते हैं पुनरावशोषण। जैसे जैसे वक्ष गुहा बड़ी होती जाती है, हवा फेफड़ों में खींची जाती है और विस्तारित कुपिका को भरती है। कुपिका तो गुब्बारे नुमा है। तो वक्ष गुहा बड़ी होगी, तो बड़ी कैसे हुई वक्ष गुहा, आप जहां फेफड़े के चारों तरफ वक्ष गुहा, वो बड़ी क्यों हुई, क्योंकि हवा फेफड़ों में आ रही है ना, खींची जा रही, तभी तो बड़ी हुई। और हवा जा कहां रही है, गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है आपके कुपिका। कुपिका आगे कैपिलरी से जुड़ी हुई है, जहां पर CO2, O2 का आदान प्रदान हो रहा ब्लड में। जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, अंतःश्वसन, तब पसलियां ऊपर उठती हैं। अंदर जब सांस करेंगे तो पसलियां ऊपर उठेगी, मतलब सांस भर रहे हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है, वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। रिजल्ट फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम हो जाता है और बाहर की हवा फेफड़ों में खींचकर कुपिकाओं को भर देती है। गैसों का विनिमय केवल कुपिकाओं की सतह पर ही होता है। पशुओं में मुख्य परिवहन तंत्र कौन सा होता है, तो पशुओं में होता है परिसंचारी, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है। इसमें हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं। इस परिसंचारी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ये ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, सभी उत्सर्जी पदार्थों का ऐसे विसरण से डायरेक्टली थोड़ा ही होगा, परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता रहेगी, जैसे मानव में भी होता है। मानव में क्लोज्ड होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। श्वसन के बारे में कथनों का सही विशेषताओं से मिलान करें, तो यहाँ पर सही विशेषता करके ही आपको दे दिया है। वायवीय श्वसन, वायवीय मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है, जहां पर ग्लूकोज सबसे पहले तो कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो आपको ऊर्जा देगा, वो CO2 देगा, H2O देगा, ऊर्जा देगा। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है और पायरुवेट आपको ऊर्जा देता है, CO2 O2 में
O2 की उपस्थिति में होता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन है, ये कोशिका दैर्घ्य में होता है। ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका दैर्घ्य में पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन से पहले की ये घटना है, ठीक है। श्वसन से पहले चरण में ही ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यदि ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ तो पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन से लगभग 36 से 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये स्पष्ट करता है कि कीट भक्षी पादप कीटों का विपास करने यानी कीटों को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए क्यों विकसित हुए हैं? तो कीट पकड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि जो कीट भक्षी पादप है ना, वो उसी जगह पर कीट भक्षी पादप उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन का लेवल कम हो, नाइट्रोजन वहां पर कम हो। अब कीट भक्षी पौधे को वृद्धि करनी है, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। तो नाइट्रोजन कहां से लेगा? वो इन्हीं कीटों से लेगा। तो नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि जैसे कीट बक्सी में नाम ले तो घटपर्णी है, विनस फ्लाई ट्रैप है, ऐसी मिट्टी में उगेंगे जहां नाइट्रोजन कम हो, और फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन तो बना लेंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, जो कीटों के पाचन से उन्हें प्राप्त होती है। तो आंशिक रूप से इन्हें विषमपोषी आप कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट जिनका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, पादपों में किस फॉर्म में संग्रहित हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च या मंड के रूप में स्टोरेज इसका होता है। जिस प्रकार अपने मानव शरीर में जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हैं वो रहती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती हैं, जरूरत पड़ने पर आप काम ले सकते हो। तो जंतुओं में मानव सहित अतिरिक्त ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। इसी प्रकार पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है, एक्स्ट्रा है, इसको स्टोर करना है, भविष्य में काम में लिया जाना है, तो वो संचित होगा स्टार्च या मंड के फॉर्म में। नेक्स्ट है, जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से श्वास क्यों लेते हैं? क्योंकि जल में ऑक्सीजन कम होती है और जलीय जीवों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तो तेजी से श्वास उनको लेना पड़ेगा। मछलियों में देखेंगे, मछलियों में आपके गिल्स होते हैं, क्लॉम होते हैं, तो मछलियां मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक क्लॉम तक उस पानी को ले जाती है। और क्लॉम में क्या होता है? रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, जहां से ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाती है और आगे चली जाती है। गति के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गति, पादपों में वृद्धि संबंधी गति जैसे प्रकाश की ओर झुकना गति का एक रूप है, बिल्कुल है। जीवधारी आंतरिक या आणविक गति दर्शाते हैं तब भी जब बाह्य गति दिखाई नहीं देती है। बाह्य गति नहीं दिखती है आणविक गति में, वो दर्शाएंगे, ठीक है। आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती, पादपों में नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आणविक गति प्राणी और पादप दोनों में पाई जाती, पादपों में नहीं कहना गलत हो जाएगा। गति जीवधारियों की विशेषता है, जीवधारी है, सजीव है, गति तो करेंगे, चाहे वो आणविक करें चाहे वो बाह्य गति आपको देखने को जो मिलती है वृद्धि। तो कथन गलत है कि आणविक गति केवल सजीवों में, जैसे केवल प्राणियों में होना, ये गलत स्टेटमेंट है। जितने भी सजीव हैं, प्राणी हैं, जंतु, आपके पादप वगैरह, सभी में ये आणविक गतियां होती हैं और ये गतियां आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये कोशिकाओं के भीतर पदार्थों का परिवहन, रिपेयरिंग वगैरह, अणुओं का निर्माण ये चलता रहता है, भले ही पौधा बाहर से आपको स्थिर दिखाई दे। नेक्स्ट, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय में स्रावित होता है? अपने पेट में जो एंजाइम होता है ना, वो पेप्सिन होता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन वहीं सक्रिय होगा जहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और अपने आमाशय में होता है HCl होता है, और इसी कारण पेप्सिन वहां पर एक्टिव रहेगा और ये प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। HCl भी रहता है आमाशय में, जो भोजन को, माध्यम को अम्लीय बनाता है, ठीक है। HCl क्या करेगा? जैसे आपने जो भी ग्रहण किया है उसमें जो जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह है, तो ये मार देगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन है, और साथ ही साथ आमाशय में होती है म्यूकस, क्योंकि जो HCl है ना, वो जीवाणु को मार सकता है, तो क्या जो अपना अस्तर है, आंतरिक अस्तर है आमाशय का, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उस हेतु आमाशय के आंतरिक अस्तर की अमल से रक्षा करता है ये श्लेष्मा, ठीक है। पौधों में जल और खनिजों के ऊपर की ओर संचलन में क्या सहायता करता है? देखिए, जल और खनिज ऊपर की ओर जो जाइलम उत्तक से जाते हैं, तो ऊपर की तरफ कैसे चले जाते हैं? जड़ से ऊपर की तरफ। तो उनको कौन खींच रहा है? तो उनको खींच रहा है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, खींचाव और मूल दाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसी? पत्तियों के रंध्रों से जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पत्तियों के रंध्र से जल है वो वाष्प के रूप में नुकसान होता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है जल। तो वाष्प के रूप में उड़ेगा तो नीचे से खींचाव पैदा करेगा, ऊपर पानी जाएगा ना उड़कर, तो वहां पर पानी की कमी होगी तो खींचाव आएगा नीचे से, और उसी खींचाव के कारण पानी जड़ों से ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये सक्शन कहेंगे इसे। जल को जड़ के जाइलम से ऊपर की ओर खींचता है। साथ ही जड़ों की कोशिकाओं द्वारा मृदा में आयनों के अवशोषण से मूल दाब उत्पन्न होता है। तो मूल दाब भी होता है, वाष्पोत्सर्जन से खींचाव हो रहा है, और जो जड़ है वहां की कोशिकाओं द्वारा मृदा से आयनों के अवशोषण से, मिट्टी में जो आयन है ना उनका अवशोषण से मूल दाब उत्पन्न होता है जो जल को ऊपर धकेलता है। वाष्पोत्सर्जन दिन के समय जल के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। मूल दाब रात के समय जल के परिवहन में अधिक प्रभावी होता है। कौन सा विकल्प अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अमीबा जो एक कोशिकीय है तो उसमें पोषण प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन कर रहा है? देखिए, अंतर्ग्रहण। सबसे पहले तो आप भोजन अंतर्ग्रहण अपने शरीर में अंदर प्रवेश कराएंगे, उसके बाद उसका होगा पाचन। पाचन होने के बाद वो आपके जाएगा ब्लड वगैरह में, अवशोषण होगा, उसका काम में लिया जाएगा। अब वो अवशोषित हो गया, अब उसका उपयोग होना स्वांगीकरण हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में किस प्रकार कन्वर्ट करके आप कार्य कर रहे हो। और जो उत्सर्जन होगा, बाह्यक्षेपण जैसे आप कहेंगे, जो अपशिष्ट है उनका बाह्यक्षेपण होगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें होता है स्यूडोपोडिया, यानी कूटपाद होता है। इसकी सहायता से भोजन का वो अंतर्ग्रहण करता है। भोजन एक खाद्य रिक्तिका में जाता है अमीबा में, जहां उसका पाचन होता है, फिर पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, कोशिका में स्वांगीकृत हो जाते हैं, अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा में पोषण की इस विधि को प्राणी संभोजी या फिर होलोजोइक पोषण कहते हैं। मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में जिस प्रकार अपने 4 चैम्बर होते हैं ना, मछलियों के होते हैं 2 चैम्बर, और उनका रक्त एक पूर्ण चक्कर में केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष यानी एक आलिंद एक निलय होता है। रक्त हृदय से होकर केवल एक बार गुजरता है, एकल परिसंचरण है। हृदय से रक्त कलम में जाता है और जहां वह ऑक्सीकृत होकर सीधे शरीर के बाकी अंगों में भेज दिया जाता है। तो जंतुओं के हृदय में कक्ष की बात करें, मछली में 2 होता है। जो उभयचर है, सरीसृप है, उभयचर में जैसे मेढक में 3 होता है चैम्बर। पक्षी है, स्तनधारी अपन है, अपन में कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, और द्विपरिसंचरण 2 बार जाता है रक्त। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायक है? लार में होता है एमाइलेज, जो स्टार्च को, मंड को तोड़ता है माल्टोज में। ठीक है, लार का पीएच 6.8 होता है। छोटी आंत में जो विल्ली होती है, दीर्घरोम होती है, इससे संबंधित आपको सत्य कथन बताना है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन का जो कहूंगा पाचन होता है और वहीं पर अवशोषण होता है, वो विल्ली के द्वारा ही होता है। अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। बिल्कुल, विल्ली होते हैं अंगुली नुमा ऐसे प्रवर्ध होता है, इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। रुधिर वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिकाएं होती तभी तो जो अवशोषित पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, वो ब्लड में कैसे जाते हैं? उन्हीं रुधिर वाहिकाओं से जाते हैं। उत्सर्जन में सहायता करता है, ये कहना गलत है। उत्सर्जन में छोटी आंत का कोई मतलब नहीं है। बचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा। बिल्कुल, पोषक तत्व अवशोषित होकर रुधिर वाहिकाओं से बाकी पूरे शरीर की कोशिकाओं तक जाएंगे ना। तो मैं कहूंगा ए, बी और डी, ये 3 करेक्ट है। ए, बी, डी करेक्ट है। शुद्रांत्र या छोटी आंत आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे प्रवर्ध होंगे, उभार होंगे, जिसे आप विल्ली कहते हो, दीर्घरोम कहते हो। यही विल्ली आपके सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है, और यहीं पर रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जहां पर पोषक तत्व जो बचा हुआ भोजन से इंपोर्टेंट चीजें हैं वो पूरे शरीर तक जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? फेफड़े, फुफ्फुस। वक्ष गुहा में ये लंग्स होते हैं। वक्ष गुहा में स्थित होते हैं फेफड़े। यकृत और अग्नाशय उदर गुहा में होते हैं, जबकि ग्रसनी गले के पास होती है। वक्ष गुहा और उदर गुहा को डायफ्राम अलग करता है। किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियां मोटी और लचीली होती हैं ताकि वह उच्च दाब को सहन कर सके? 2 टाइप की जो रक्त वाहिका है, धमनी है, शिरा है। तो धमनी क्या करती है? धमनी में मोटी और लचीली भित्ति चाहिए, क्योंकि जब हार्ट अपना ब्लड पंप करता है ना, तो वो शुद्ध रुधिर होता है। शुद्ध रुधिर का मतलब O2 युक्त होता है, और ब्लड जब रक्त पंप, हृदय ब्लड को पंप करता है तो प्रेशर के साथ पंप करता है, पूरे शरीर में भेजता है। तो प्रेशर को झेलने के लिए मोटी भित्ति चाहिए, लचीली चाहिए। इसीलिए धमनी से शुद्ध रुधिर है वो पूरे शरीर के अंगों तक जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मोटी और लचीली होती है, वो आपके आर्टरी की होती है। सिरा वापस रक्त लेकर आती है, वाल्व से होता हुआ वापस आ जाता है, तो वहां पर इतनी मोटी भित्ति नहीं होती है। धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए शिरा में वाल्व होते हैं, उसी वाल्व की वजह से वापस आता ब्लड। लेकिन धमनी में तो हृदय पंप करके भेज रहा, तो वहां पर वाल्व की आवश्यकता ही नहीं है। मानव पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, यकृत में पित्रस होता है, ये इमल्सीकरण करता है। क्या करता है? जो वसा है, फैट है, इनके मोटे कणों को छोटे कणों में कन्वर्ट करता है। तो भोजन को एक तो क्षारीय बनाता है, और बड़ी वसा की गोलियों को तोड़ता है।
एमल्सीकरण करता है। बाइल जूस यकृत द्वारा स्रावित होता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। अमाशय से आए अम्लीय भोजन, जैसे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अपने ब्लड की पीएच है थोड़ी बहुत क्षारीय है, तो क्षारीय होना मेंटेन करने के लिए, भोजन को क्षारीय बनाने के लिए पित्ररस है ये क्षारीय बनाता है, ठीक है, ताकि अग्नाशयी एंजाइम कार्य कर सके। और वसा की बड़ी गोलिका होती है, उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। पित्ररस का भंडारण होता है गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन कैसे करते हैं? पौधे जो अपशिष्ट उत्पाद है उनका उत्सर्जन कैसे करेंगे? तो उन्हें रिक्तिकाओं में संग्रहित करेंगे। वो जहां पर रिक्तिकाएं हैं, स्पेस है, वो स्टोर करेंगे। जो पत्तियां गिरती वो एक अपशिष्ट तो है, रेजिन के माध्यम से, जो गोंद रेजिन देखते हो उनके माध्यम से उत्सर्जित करते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो पौधों में ऐसा कोई नेफ्रॉन वगैरह नहीं होता है। तो गोंद है, रेजिन है, इनसे आप अपशिष्ट देखते हो, पुरानी पत्तियां जो गिर जाती है, रिक्तिकाओं में अपशिष्ट रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में होता? बार बार आ रहा, लार में होता आपका एमाइलेज, स्लाइवरी। लार का जो एमाइलेज है इसे टाइलिन भी कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लार भोजन को लुगदी जैसा बनाने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है साम्यानुमान। एनालॉजी को पूर्ण करने के लिए पद को युग्मित करें। पर्ण हरित, हरित वर्णक, ठीक है, क्लोरोफिल हरित वर्णक। स्टार्च, स्टार्च है ऊर्जा का भंडारण। जिस प्रकार पर्ण हरित क्लोरोफिल एक हरित वर्णक है, उसी प्रकार स्टार्च पौधों में भोजन या ऊर्जा भंडारण का रूप है। स्टार्च पौधों का आरक्षित ईंधन है। उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं और नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं, जैसे कि पक्षियों और स्तनधारियों में, पक्षी स्तनधारी है अपन, इसमें फौज चैम्बर युक्त हृदय होता है, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र यहां पर होता है। पक्षी और स्तनधारी को अपना शरीर का तापमान स्थिर रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके लिए 4 कोष्ठीय हृदय आवश्यक है, ताकि ऑक्सीजन जनित और वी ऑक्सीजन जनित रक्त पूरी तरह अलग रहे, शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिले। मानव पाचन तंत्र में कर्मांकुंचक गतियों यानी पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है। इनकी क्या भूमिका है? कर्माकुंचक गति बात करें पाचन तंत्र में, तो कर्माकुंचक गति ही भोजन को आगे धकेलती है। ये गति नहीं हुई, पेरिस्टलिक मूवमेंट, आप सर्च करना यूट्यूब पर क्या है, पेरिस्टलिक मूवमेंट है, तो इस टाइप से कर्माकुंचन गति होगी तभी भोजन आगे बढ़ेगा, ठीक है, कर्माकुंचन गति से भोजन आगे बढ़ेगा। आहार नली की भित्तियों से में लयबद्ध, एक बार तो क्या है संकुचन होगा, एक बार शिथिलन होगा, ये स्थिति होगी, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, इससे भोजन आगे मूवमेंट करेगा, यही पेरिस्टलिक मोमेंट है। ये गति भोजन को नियंत्रित तरीके से पूरे पाचन मार्ग में आगे की ओर धकेलती है। उल्टे लटक जाएंगे तो भोजन पीछे नहीं आएगा, तो पेरिस्टलिक मोमेंट से आगे की तरफ है। ये गति मुख से लेकर गुदा तक पूरे पाचन तंत्र में होती है। अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव है, क्योंकि वहां पर अवायवीय शोषण हो रहा है। आपने देखा जो अपना ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज कोशिका दरों में, कहां पर? कोशिका दरों में पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। यहां पर ऑक्सीजन की भूमिका नहीं है, तो 6 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। पाइरुवेट में एक वायवीय शोषण भी होता है, अवायवीय शोषण भी होता है। अब पाइरुवेट में पेशियों में, ठीक है, अब हमारा पेशी है, यहां पर यदि आपने बहुत ज्यादा कार्य किया तो ऑक्सीजन वहां पर नहीं रहेगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशियों में जो पाइरुवेट है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। उसी लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ऐंठन होती है। उसी संचय के कारण, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण है ऐंठन का मतलब वहां पर दर्द होता है। गर्म पानी से स्नान करेंगे, मालिश करेंगे तो यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन मिलेगी, तो लैक्टिक अम्ल टूट जाएगा और दर्द से राहत मिलेगी। निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना के माध्यम से मूत्र वृक्क से मूत्राशय वस्ती में जाता है? यानी किडनी से कैसे मूत्राशय में जाता है? तो वो यूरेटर से जाता है। किडनी में मूत्र बनने के बाद एक लंबी नलिका द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है, उसी को मूत्र नली, गवीनी या यूरेटर कहा जाता है। किस प्रकार दिखेगा? ये किडनी है, किडनी है कनेक्ट यूरेटर से, यूरेटर कनेक्ट है मूत्राशय से, और फिर मूत्र मार्ग से अपन मूत्र उत्सर्जित करते हैं। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? धूप में छोड़ देने से पौधा क्यों मुरझाया हुआ दिख रहा है? तो वहां पर जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया। जब पौधे को उखाड़ा जाता है तो उसकी जड़ों का मिट्टी से संपर्क टूट जाता है, जिससे जल का अवशोषण बंद हो जाता है। धूप में रखने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, मतलब पत्तियों में जो पानी वगैरह है ना,
वो वहां पर भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में है, वो निकलने लगता है, जिससे कोशिकाओं के भीतर स्फीति दाब कम हो जाता है, तो वो कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है और पौधा मुरझा जाता है। तो जाइलम के माध्यम से पौधे को आपने उखाड़ा ना, तो वहां पर पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी नहीं मिलेगा और उल्टा धूप में रख रहे तो वाष्पोत्सर्जन से पानी और निकलता जा रहा है, तो उसी वजह से वहां पर जल चालन अवरुद्ध होने से वो आपका मुरझाया हुआ दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वृक्क में मूल निस्यंदन इकाई के रूप में कार्य करती है? किडनी में जो फिल्टर करने का काम है वो नेफ्रॉन्स करती है। लाखों में होता है, मिलियंस में इसकी संख्या होती है। नेफ्रॉन्स में कई निस्यंदन यूनिट नेफ्रॉन्स वृक्क में आपकी किडनी में होती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ये रक्त से जो ब्लड को फिल्टर करके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिया वगैरह, इनको छानकर मूत्र का निर्माण करती है। नेफ्रॉन में मुख्य रूप से कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस होता है और साथ ही साथ बोमन संपुट, ये दो मुख्य है। कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट, ये नेफ्रॉन किडनी का ही भाग है जब फिल्टर होता है ब्लड। इसके यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन में वाहिनिका दे रखा है, कुप्पिका दे रखा है। वाहिनिका जाइलम का भाग है जो जल परिवहन में सहायक है। कुप्पिका फेफड़ों से गैसों का विनिमय करती है। विल्ली जो अंकुर होते हैं वो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण करते हैं। बहुकोशी के जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। तो बहुकोशी के जीवों में परिवहन तंत्र आवश्यक है कि पूरा शरीर में बहुत अनेक कोशिकाएं अलग अलग जगह, प्रत्येक अंग में कोशिका है और कोशिका अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कर रही है। तो वहां से जैसे पैर की कोशिका ने अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित किया है, तो वापस बाहर कैसे लेकर आना है, तो वहां परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ जाती है। अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। अपशिष्ट उत्पाद को अंगों तक ले जाने के लिए परिवहन जरूरी है। बहुकोशिक जीवों में कोशिकाएं सीधी बाहरी वातावरण के संपर्क में थोड़ी ही है। अपशिष्ट पदार्थ कोशिका बना रही है। उत्सर्जी अंग जैसे किडनी तक उन अपशिष्ट पदार्थों को लेकर जाना ताकि ब्लड से फिल्टर हो सके। तो ब्लड के साथ ही अपशिष्ट पदार्थ आते हैं और फिर किडनी उसे फिल्टर करती है। तो परिवहन तंत्र की आवश्यकता है ना ब्लड के पास, ब्लड से कैसे फिर जाएंगे वापस किडनी तक, तो ब्लड एक परिवहन तंत्र का काम कर रहा है। एक कोशिक के जीव तो डायरेक्टली विसरण द्वारा अपशिष्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जटिल जीवों में विसरण पर्याप्त नहीं होता है। मानव में श्वसन के दौरान वायु के पथ का सटीक देखिए, सबसे पहले अपन सांस लेते हैं नासाद्वार से, फिर कंठ से होता हुआ लंग्स में जाता है और लंग्स का लास्ट में जो भाग होता है कुप्पिका तक, एल्वियोली तक जाता है। वायु सबसे पहले आपकी नासाद्वार से प्रवेश करती है, ग्रसनी और कंठ से होते हुए श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचती है और अंत में कुप्पिकाओं में गैस विनिमय होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन होता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो बॉन्डिंग बनाता है ऑक्सीजन से। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसे शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की अच्छी दोस्ती है ऑक्सीजन के साथ में जो आरबीसी में होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या है? संक्रमण से लड़ती है, अपनी प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है और बिंबाणु प्लेटलेट से रक्त का थक्का जमने में सहायक है। मनुष्य जैसे बहुकोशी के जीवों में पाचन किसमें होता है? पाचन देखिए, विशिष्ट पाचक अंग होते हैं अलग अलग, जैसे मुख से स्टार्ट हो जाता है, जैसे लार से आपका स्टार्ट हो गया, एमाइलेज है तो स्टार्च को सरल श्रृंखला में कन्वर्ट करेगा माल्टोज वगैरह में। फिर आगे गर्शिका से, आमाशय से, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी अपने पाचन प्रक्रिया के ही अंग हैं। अमीबा एक कोशिक की है तो पाचन खाद्य रिक्तिका में हो जाता है, एक ही अंग पर्याप्त है। बहुकोशिक की जो बाह्य कोशिक की पाचन है मनुष्य में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O, ये किसकी उपस्थिति में रहता है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे 6 CO2 12 H2O मिलकर प्रकाश ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज और O2 ऑक्सीजन मुक्त करेगा। साथ साथ में यहाँ पर ये रियल रिएक्शन है। यदि यहाँ पर आप देखते हो काफी बार 6H2O रहता है तो यहाँ पर H2O नहीं रहेगा, लेकिन एक रियल बैलेंस रिएक्शन में साथ साथ जल भी बनता है। फोटोसिंथेसिस में 12 काम में ज्यादा लेते हो और उत्पाद के रूप में कम रहता है। इस टाइप से बैलेंस्ड अभिक्रिया रहेगी। हम बैठे या सोते समय भी श्वास क्यों लेते हैं? क्योंकि जीवन प्रक्रिया में हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए श्वास जरूरी है। जीवन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, तो ये अनैच्छिक रूप से श्वसन जारी रहता है, चाहे अपन सो रहे हैं, बैठे हैं, कैसे भी स्थिति में हो। एक सतत प्रक्रिया रहेगी जो मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा नियंत्रित होती है, श्वसन। ठीक है, मेडुला भाग। मनुष्य में वृक्क का प्राथमिक कार्य, वृक्क जो किडनी है इसका कार्य है ब्लड को फिल्टर करके उसमें अपशिष्ट पदार्थ है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है उनको अलग करना। तो आप कहेंगे रक्त से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है, यूरिया, अमोनिया वगैरह,
इनको फिल्टर करना, ये आपका किडनी का कार्य है। जो भी यूरिया, यूरिक अम्ल, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है, ये छान कर अलग करना, बाहर निकालना। जीभ मुख्य रूप से किसका पाचन करती है? जीभ जो लार होती है उसमें एमाइलेज होता है शर्करा का, भोजन को लार के साथ मिलाकर पाचन में सहायता करती है, जटिल को सरल शर्करा में कन्वर्ट करती है। कौन सा कथन स्वपोषी पोषण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? स्वपोषी, खुद भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस वाली बात है, तो इसमें सूर्य का प्रकाश है, CO2 है, जल है, यही तो भोजन बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस इजी बात है। रिक्त स्थानों की पूर्ति अंगों के सही अनुक्रम से कीजिए। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? मूत्र का निर्माण आपका होता है किडनी में। कहां पर होता है? वृक्क में होता है। तो पहला आपका वृक्क हो जाएगा। उसके बाद ये वृक्क से कहां पर जाता है? मूत्रवाहिनी में जाता है। मूत्रवाहिनी, यूरेटर। मूत्रवाहिनी से ये मूत्राशय में स्टोर होगा, और स्टोर होगा, ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो मूत्र मार्ग से अंत में इसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो वृक्क मूत्र का निर्माण होता है किडनी में, जो फिल्टर करता है ब्लड से और यूरिया वगैरह बन जाता है। मूत्रवाहिनी वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। यहाँ पर मूत्र का अस्थायी भंडारण होता है और मूत्र मार्ग से बाहर कर दिया जाता है। जल के नीचे रहने के लिए जंतु द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? जल के नीचे, जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे जलीय जंतु, जैसे गलफड़े होते हैं मछलियों में, और इसी गलफड़ों में आपकी केशिकाएं होती हैं, ब्लड केशिकाएं, जिसमें ऑक्सीजन चली जाती है पूरे शरीर में। इस प्रकार आपने देखे टोटल 60 क्वेश्चंस इस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से ग्रुप डी के लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज पूछे गए ग्रुप डी के सवाल जो 27 नवंबर से 10 फरवरी 2026 तक 101 से अपने एग्जाम हुए हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इसकी ई बुक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो top10gk.in से, और ऐप पर भी है। कूपन कोड टीग्राम 25 यूज लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रिंट वर्जन भी कम पेज में मिल जाएगा। पेज नंबर 4, मेन पीडीएफ के पेज नंबर 4 में प्रिंट वर्जन की भी डाउनलोड करने की आपको लिंक मिल जाएगी। 370 पेज में इसका प्रिंट वर्जन अवेलेबल है। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी टाइप की इंपॉर्टेंट ई बुक के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।